पाना ही है। तो आप जैसे मैं मिशन AIBE के साथ जुड़ी हूँ, वैसे आप लोग भी मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम किसी के साथ इनजस्टिस होने पर उसके साथ जस्टिस, उसकी हेल्प करने के लिए हम सबसे आगे रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने ये स्क्रीन के ऊपर देख ही लिया होगा कि आज हम जो काम करने वाले हैं वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारा जो मिशन AIBE है, आप भी उसके साथ जुड़िए, क्योंकि मुझे ये पता है कि हर वो बच्चा जिसने लॉ की है वो AIBE को क्लियर करना चाहता ही चाहता है एट एनी कॉस्ट। हर किसी को लगता है कि मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, होना भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ इस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को पाने के लिए ही हमने 3 साल या 5 साल की, जितने भी साल की लॉ की है आपने, मैंने, तो हमारा मेन मोटिव सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को पाना ही है। तो आप जैसे मैं मिशन AIBE के साथ जुड़ी हूँ, वैसे आप लोग भी मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि हम सब मिलकर AIBE को क्लियर करते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम किसी के साथ इनजस्टिस होने पर उसके साथ जस्टिस, उसकी हेल्प करने के लिए हम सबसे आगे रहते हैं। लोग वकील को एक बहुत ही ऐसी नज़र से देखते हैं जिसमें वो उनके साथ कुछ भी इनजस्टिस नहीं होने देगा, इतना विश्वास उनको जुडिशरी पर, वकालत पर और वकील पर रहता ही रहता है। तो हमारा मोटिव बहुत ही अच्छे वकीलों को समाज का हिस्सा बनाने का है। तो आप भी मेरे साथ मिशन AIBE में जुड़िए, ताकि हम AIBE का एग्ज़ाम इजीली क्लियर कर सकें, और इजी क्लियर करने के बाद हम अपनी बेस्ट सर्विसेज समाज को दे सकें। इसके लिए जो सबसे पहला टॉपिक मैंने शुरू किया है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं अपने क्वेश्चनियर्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और ये चीज़ मैंने ये नोटिस की है इन क्वेश्चनियर्स के बेसिस पर कि जर्नली ये क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं। तो फिर भी इनके चांसेस हो जाते हैं कि वो रिपीटिव क्वेश्चंस हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसकी इनके आंसर्स क्या है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस के पीछे का लॉजिक क्या है। अगर आप इनके पीछे का लॉजिक या समरी को एक बार किसी से सुन लेते हैं या इसको अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपके लिए उन चीज़ों को रिकॉल कर पाना आसान रहता है, और आप किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में उस चीज़ को हैंडल करने के लिए आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें, और मेरे साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसको आप सुनिए और उनको समझिए। मैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इससे पहले भी मैंने कुछ बहुत अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाई हैं, जिसके अंदर मैंने कुछ पर्टिकुलर केस लॉज को डिस्कस किया है आपके साथ। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के जो केस लॉज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, उनको आप ज़रूर से सुन लीजिएगा। मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें आपको केस लॉज मिलने वाले हैं, मैगज़िम्स मिलने वाली हैं। मैं केस लॉज और मैगज़िम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने वाली हूँ इन दो पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो बेयर एक्स में ईजिली अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन अगर आप इन बेयर एक्स के बिना भी इन केस लॉज को अच्छे से कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आपके लिए पेपर में इनको हैंडल करना आसान हो जाएगा। क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 नंबर का पेपर, अप्रॉक्सीमेटली मेरा ऐसा मानना, 20 नंबर तो मान के चलिए कि केस लॉज और मैगज़िम्स का आ ही जाता है। तो अगर आप ये केस लॉज और मैगज़िम्स को इजीली हैंडल कर लेते तो 15 से 20 नंबर तो आपके 100% सिक्योर हो ही जाते हैं। 45% का क्राइटेरिया है, आपको पता ही है, जर्नल कैटेगरीज़ के लिए सॉरी। तो आप लोगों के लिए 15 नंबर या 20 नंबर ले जाना आसान होगा, और उसके बाद फिर जो रेस्ट ऑफ द 20-25 नंबर आपके और रह जाएंगे, वो 80 नंबर में से 20-25 नंबर को क्रैक करना इजी हो जाएगा। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें और मेरी इन वीडियोस को अच्छे से देखते रहें, और मेरे इन क्वेश्चनर्स को ध्यान से सुनिए। अब मैं आपके साथ पहला क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, वो है Which of the following constitutional amendment act was passed in light of the advisory opinion received in Re Barubari case? आपको री बारूबरी केस पता है क्या नहीं?
मैं इसको बहुत थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफ कर रही हूँ, पर मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो मेरे साथ बने रहना। मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देख लेना आप, कि जो री बर्बरी केस था वो क्या केस था। इसका जो आंसर है पहले वो देख लीजिए। इसका 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक बना था 1960 में। उसमें ये एक केस हुआ था, बारबरी केस था। वो बारबरी केस एक्चुअल में क्या था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब हमारा एक डिस्प्यूट हो गया था बाउंड्री से रिलेटेड, जो वेस्ट बंगाल के जालापाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक जो बाउंड्री थी उसके रिगार्डिंग एक डिस्प्यूट अराइज हो गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इस डिस्प्यूट को, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रेज हुए थे, तो इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए एक अमेंडमेंट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया था 1960 में। और ये जो क्वेश्चन वो था, अमेंडमेंट था, ये 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1960 का, जिसमें बारबरी केस को हैंडल करने के लिए इस अमेंडमेंट को किया गया था। और ये जो केस था वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक पर्टिकुलर लाइन थी वेस्ट बंगाल की जालापाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए एक अमेंडमेंट बनाया गया था, दैट वाज 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, द ईयर वाज 1960। इस केस को अगर आपको थॉरली और अच्छे से समझना है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन है, सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ ए वर्किंग वुमन एट हर वर्क प्लेस में ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द वायलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आप ये देखिए इसका आंसर क्या है। सेक्शुअल हरासमेंट इन द ह्यूमन राइट वायलेशन अफेक्टिंग आर्टिकल 14, 19(1)(g एंड 21। देखिए ये गोल्डन ट्राइंगल कहते हैं इसको याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा कि इफ़ अ लेडी हैज़ बीन harassed at the workplace, in that case sexually she has been harassed, in that case this is the violation of her rights. So there is a golden triangle and there are three articles. Now article number 14, 19 and 21. Under article 19(1)(g), 14 and 21 of Constitution of India, sexual harassment is a human right violation. So in other words, sexual harassment at the workplace can in other words be termed as extended act of violence in working life causing discrimination, exploitation and violating rights of life and livelihood of a woman. Obviously when a lady will be discriminated or exploited at the workplace, so this is the proper violation of the right of life and livelihood of a वुमेन। ऑब्वियसली शी विल हैव टू क्विट द जॉब, वो जाना वहाँ बंद कर देगी, या वहाँ पे वो अच्छे से बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। बहुत परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाने की वजह से या तो उसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी या वो मेंटल स्ट्रेस में होगी। तो अगर उसके साथ कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है वर्क प्लेस पे, तो इसका जो आंसर है वो आर्टिकल 19(1)(g में है। और आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, गोल्डन ट्राइंगल कहते हैं इसको। 14, 19, 21, 14, 19, 21, 19 का फर्स्ट जी, 1G, 19 का 1G। ठीक है सर। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन को करते हैं। The concept of freedom of trade and commerce mentioned in the Indian Constitution is motivated from the experience of the following country. जो हमने फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस कंट्री से हमने एक्सपीरियंस होकर या मोटिवेट होकर हमने किया था, तो इसका आंसर जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स करने का एक लीगल राइट है हमारा, और इस चीज़ को हमने किस कंट्री से ऑप्ट किया था, मोटिवेटेड थे हमने वाइल मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट वाज ऑस्ट्रेलिया। मैं इसमें एक चीज़ और आपको एक दो चीज़ें बताना चाहती हूँ कि जो भी फंडामेंटल राइट्स लिए गए थे, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया था, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट लिया गया था, या फिर एससी इंडिपेंडेंसी लिया गया था, ये सारी चीज़ों को हमने कहाँ से कलेक्ट किया था, यूएसए से। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फंडामेंटल राइट्स, अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, एससी इंडिपेंडेंसी, ये सारा हमने यूएसए से लिया।
फंडामेंटल ड्यूटीज USSR, DPSP आयरलैंड, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट UK। फंडामेंटल ड्यूटीज USSR, DPSP आयरलैंड, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट UK, सिंगल सिटीजनशिप, फेडरल स्ट्रक्चर, एडवाइजरी ओपिनियन अंडर आर्टिकल 143 कनाडा। ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिए? अगर कोई भी इमरजेंसी लगती है, पता है आपको इंदिरा गांधी जी के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, तो वो किससे हमने ऑप्ट किया था? जर्मनी से हमने ऑप्ट किया था। कॉन्करेंट लिस्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजंस हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए थे। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हम फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम वी आर फ्री टू मेक एनी काइंड ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस इनटू इंडिया, हम किसी भी चीज़ को ऑप्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह का काम कर सकते हैं अगर वो लीगल बाउंड्रीज के अंदर है तो। और इस चीज़ को हम किससे इंस्पायर्ड थे? तो वो हम ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ऐड ऑन किया था। नेक्स्ट देखिए, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ द 4-year-old लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट LBA, हमेशा याद रखना LBA 1974 लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश बीन इम्प्लीमेंटेड। इस केस को भी अच्छे से समझ लेना। मैं LBA का जो केस था वो नेक्स्ट अपनी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि ये LBA का केस क्या था। ये 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 में एक इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, वो भी हमारी बाउंड्री से रिलेटेड था। इसमें कुछ हमने एरिया बांग्लादेश को दे दिया था और कुछ एरिया हमने बांग्लादेश से इंडिया को वापस मिल गया था। तो वो केस क्या था, कितना हमने जो एरिया था उनको दिया था और कितना एरिया उनसे ले लिया था, वो सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। मेरी नेक्स्ट वीडियो को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये एक LBA का जो केस है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ये जर्नली पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट अमेंडमेंट है। देख रहे हो आप 2015 का अमेंडमेंट है, 100 CAA 2015 का अमेंडमेंट है। याद रखना, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था बाउंड्री से रिलेटेड, कुछ पार्ट उनका हमारे पास आ गया, हमारा उनके पास चला गया। तो वो कौन सा केस था, कैसे केस था, वो वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 में हुआ था। ये 100th अमेंडमेंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। वेयर कैन द इनिशिएटिव टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी स्टार्टेड? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंड किया जा सकता है, वो कहाँ पे इनिशिएट होता है? सिर्फ लोकसभा में इनिशिएट हो सकता है, या सिर्फ राज्यसभा में इनिशिएट हो सकता है, या फिर एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में इनिशिएट हो सकता है, या नन ऑफ दीज में इनिशिएट हो सकता है। कहाँ पे हो सकता है? तो फ्रॉम एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे आप लोकसभा में भी कर सकते हो या फिर राज्यसभा में भी कर सकते हो। तो दोनों हाउसेस में किसी भी तरह का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए इनिशिएटिव लिया जा सकता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लोकसभा में ही होगा या सिर्फ राज्यसभा में ही होगा। दिस इज़ नॉट अ मैटर। दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस में इनिशिएट लिया जा सकता है अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का कोई अमेंडमेंट किया जाना हो तो। मैं होप करती हूँ कि आपको ये जो मेरे क्वेश्चन थे ये आपको समझ में आए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये जो गोल्डन ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था ये मोस्टली पूछा जा रहा है। 19(1)G का क्वेश्चन है, याद रखना। 14, 19, 21 ये गोल्डन ट्रायंगल है, ऊपर 14, 19 इधर और 21 साइड पे। 14, 19, 21 को गोल्डन ट्रायंगल के फॉर्म में आप एक शॉर्ट फॉर्म के फॉर्म में आप इसको याद कर लेना। ये जो केस था ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच का एक लैंड डिस्प्यूट का केस था, वो भी आप इसको याद कर लेना। ये 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960, ईयर भी लर्न करना होता है क्योंकि कई बार ईयर्स में भी वो पूछ लेते हैं, तो आप इसको भी देख लेना। ठीक है जी। और बाकी मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मेरी और भी वीडियोस के लिए आप मुझसे कांटेक्ट में रहना। और अगर आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं या आपके पास कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज़ है कि जो आप चाहते हैं कि मैं उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर या पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर या केस लॉ के ऊपर कोई अपनी एक वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू वो मैसेजेस कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं मैं किसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो और आपको कहीं ना कहीं वो हेल्प कर देगी। तो आप मुझे काइंडली ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।